हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में ये हमारा पहले चैप्टर का पहला वीडियो है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और उसी के साथ बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना हुआ है और फिजिक्स का भी बना हुआ है। आप ये सब जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है। सबका प्लेलिस्ट अगर अलग अलग से बना हुआ है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलियन, पहले चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का विलियन, उसके क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए अपना टाइम बिना वेस्ट किए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है। विलियन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो या फिर आप अभी पढ़े नहीं होंगे। तो देखो, पहला चीज विलियन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे सॉल्यूशन का मतलब जवाब देना भी होता है। ठीक है। विलियन का अर्थ क्या होगा? जैसे मान लो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, सामान्य सा उदाहरण। हमारे पास है एक बड़ा सा ग्लास ले लिए हम, इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। ठीक है। और इस पानी के साथ इसके अंदर डाल दिया है चीनी। क्या डाला है? एक ग्लास ले लिया है बड़ा सा, उसके अंदर पानी डाल दिया और चीनी डाल दिया। ठीक है। अब इनको अगर हम लोग मिक्स कर देंगे साथ में, तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या बनेगा? शरबत बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे विलियन। समझ में आया क्या है विलियन? जब पानी और चीनी को साथ में घोल दिया गया तो शरबत बन गया, जिसको विलियन कहा जाएगा। उसके बाद देखो, ये जो पानी मिलाया गया है ना, इसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे विलायक। जो पानी मिलाया गया है उसको साइंस की लैंग्वेज में विलायक कहा जाएगा। चीनी को क्या कहा जाएगा? विलेय कहा जाएगा। इन चीजों को याद रखना। ठीक है। और इनको दर्शाने का तरीका भी होता है। जो विलेय होता है इसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। ठीक है। विलायक को ए से दर्शाते हैं और विलियन को टी से दर्शाते हैं। ये चीज याद रखना। क्या पता चला आपको? विलियन क्या होता है? शरबत पानी और चीनी से मिलकर बना हुआ है, तो वो एक विलियन कहलाएगा। यहाँ पर पानी को हम लोग कहेंगे विलायक और चीनी को कहेंगे विलेय। ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी विलियन की मोलरता तथा मोललता के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, विलियन की मोलरता और मोललता के बीच में अंतर बताना है। ये दूसरे तरीके से इस तरह से पूछ सकता है कि मोलरता और मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। विभेद का मतलब भी होता है अंतर करना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में भी लिख लेना इसको। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या बताना है बच्चों? मोलरता और मोललता के उदाहरण देते हुए बताना है। अभी मैंने आपको विलियन बताया कि विलियन क्या होता है। चीनी और पानी को मिला करके जो शरबत बना है उसी को हम लोग विलियन कहते हैं। ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं। देखो, पहले मोलरता को परिभाषा पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं, ये लिख लेना। मोलरता को कहते हैं मोलैरिटी और मोललता को कहा जाता है मोलैलिटी। दोनों का नाम थोड़ा एक तरह का है एकदम, बस एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पर यल रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा। इसमें र है और इसमें ल है। नाम मिलता जुलता है लेकिन अलग है। ये देखो परिभाषा क्या है। देखो, किसी विलियन के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहा जाता है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। में घुलित मतलब मिले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहा गया? देखो परिभाषा एक बार फिर से जान लो, नए पेज में बताते हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे नाम आया है मोल, मोल शब्द नाम आया है। मोल क्या होता है? ठीक है। मोल आपने सुना है? नहीं सुना है? चलिए बताते हैं आपको। देखिए, जैसे आप लोग कभी जूता लेने गए हो तो जूता कैसे दिया जाता है? एक जोड़ी जूता लेते हैं हम लोग। ठीक है। एक जोड़ी या फिर 2 जोड़ी। तो एक जोड़ी में कितने जूते आते हैं? 2, यानी इसकी संख्या कितनी होगी? 2 जूता। अगर हम लोग केले लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? 1 दर्जन।
1 दर्जन केले दे दीजिए हमें। तो 1 दर्जन में कितने केले आ जाएंगे? 12 केले। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले। अब इसी तरह अगर हमको 1 मोल चाहिए, जैसे 1 जोड़ी हुआ, 1 दर्जन हुआ, और उसी तरह अगर हमको क्या चाहिए? 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल में कितनी संख्या आएगी उसी का आपको याद रखना है। देखो 1 मोल में आता है 6.022 गुणे 10⁻23 मोल, या फिर इसको आप संख्या लिख दो आगे। ठीक है, इतना संख्या आएगा यहाँ पर। जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.022 10⁻23 मोल के। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में बहुत जगह लिखा रहता है 10⁻22, 22 इसलिए लिखा रहता है ताकि कैलकुलेशन को आसान किया जा सके। तो ये दोनों आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम है आवोगाद्रो। तो इस संख्या को हम लोग ना आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और मोल को दर्शाया जाता है स्मॉल n से, इस चीज को याद रखना। और आवोगाद्रो संख्या को दर्शाया जाता है स्मॉल n और उसके साथ कैपिटल A। आवोगाद्रो संख्या इसी को कहते हैं, जो 1 मोल बराबर संख्या होती है उसी को कहा जाता है। इसे आप लोग 11th में पढ़े होंगे मोल अवधारणा में। ठीक है, अब हम लोग बात किसका कर रहे थे? मोलरता का बात कर रहे थे, मोलरता। अब देखो मोलरता को समझ लो। मान लो तुम्हारे पास क्या है? 1 लीटर शरबत है, 1 लीटर शरबत है तुम्हारे पास। ठीक है, अब इस 1 लीटर शरबत में तुमने चीनी के कितने मोल डाले हुए हैं, यानी विलेय के कितने मोल डाले हुए हैं, उसी को हम लोग मोलरता कहेंगे। 1 लीटर शरबत है तुम्हारे पास और उसके बाद विलेय के मोल, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या। और अभी मैंने आपको मोल बताया, मोल क्या होता है? इतने बराबर संख्या को ही मोल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग परिभाषा वाला मेन देख लेते हैं। ये रहा परिभाषा हमारा। देखो क्या है परिभाषा? किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित यानी मिले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। आसान सा परिभाषा है। 1 लीटर आपके पास विलयन है, 1 लीटर शरबत है, उसमें चीनी के कितने मोल घुले हुए हैं, यानी विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसी की संख्या को हम लोग कहते हैं उस विलयन की मोलरता। और इसी परिभाषा के आधार पर दिया गया है इसका फॉर्मूला। देखो मोलरता, मोलरता को हम लोग दर्शाएंगे कैपिटल M से, कैपिटल M। ऊपर लिखा जाएगा विलेय के मोलों का संख्या, विलेय के मोलों का संख्या, और बटे में देखो क्या लिखा गया है? विलयन का आयतन लिखा गया है, और उसको हमें लेना है लीटर में। ठीक है, क्योंकि परिभाषा में भी यही कहा गया है 1 लीटर में, इसलिए हमको आयतन को लेना है लीटर में। अगर मान लो क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो उसको आप लोग चेंज करके करोगे लीटर में, तब उसके बाद हल करोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलरता का। और इसके बाद इसका मात्रक भी जान लो, इसी फॉर्मूले से मात्रक निकलेगा। देखो ऊपर क्या है? मोलों का संख्या, मतलब हम लोग लिखेंगे मोल, और बटे में क्या दिया हुआ है? लीटर, यानी मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। अब नीचे देखो यहाँ उदाहरण लिखा है, यदि किसी पदार्थ A का, मतलब हम लोग मान लिए हैं कोई पदार्थ A है हमारे पास, पदार्थ A में विलयन की मोलरता 0.25 m है। अगर कोई क्वेश्चन लिखा है कि एक पदार्थ की मोलरता 0.25 m दी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि उस पदार्थ के 0.25 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। अर्थ समझो इसका, 1 लीटर विलयन में अगर उसका मोलरता इतना दिया हुआ है 0.25 m, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पदार्थ का 0.25 मोल 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। या फिर अगर आप शरबत के उदाहरण से देखोगे तो तुम्हारे पास 1 लीटर विलयन यानी 1 लीटर शरबत है, उसमें कितने चीनी के मोल घोले हुए हो? 0.25 मोल घोले हुए हो। ठीक है, तो यही मोलरता होता है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं मोलरता। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है मोललता। ये भी दोनों सेम है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पिछले वाले में हम लोग बात कर रहे थे बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, बिलियन में उपस्थित, लेकिन जो मोललता होगा वहां पर बात किया जाएगा विलायक का।
यहाँ पर हम लोग विलायक का बात करेंगे, ठीक है। देखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या नाम आया है यहाँ पर? देखो यहाँ पे लीटर नहीं आया है, यहाँ पे किलोग्राम आया है। और किलोग्राम किसका किलोग्राम आया है? विलायक का। मतलब 1 किलोग्राम आपके पास विलायक रहेगा या फिर पानी रहेगा। अगर शरबत बनाते हो तो विलायक पानी हो जाएगा। 1 किलोग्राम लेना है उसको, और उसमें कितने चीनी के मोल घोले हुए हो आप, उसी को मोललता कहा जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलैलिटी बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाला नाम लिख लो, मोलैलिटी। इसी के आधार पर इसका फॉर्मूला बनेगा। देखो फॉर्मूला क्या है? मोललता, और दर्शाते हैं ना स्मॉल एम से। जो मोललता है उसको कैपिटल एम से दर्शाएंगे, इसको स्मॉल एम से। ऊपर लिखा गया है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, इसको लेना है किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से मात्रक आ जाएगा, मात्रक। देखो ऊपर की तरफ वही लिखना है, मोल, बटे में क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। देखो नीचे क्या है? केजी में है ना, भार है इसलिए किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा मोललता का मात्रक। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं। चले आगे, देखो अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धपारगम में झिल्ली क्या होता है? तो देखो बच्चों ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है। अर्धपारगम में झिल्ली, ये जो अर्धपारगम में झिल्ली है इसको हम लोग परासरण में पढ़ते हैं। परासरण वाली प्रक्रिया में ही अर्धपारगम में झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। और ये होता क्या है? देखो इसको यहाँ पर समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लो हम एक बॉक्स बना दिए हैं बड़ा सा, ठीक है, बॉक्स बना दिए। 1 मिनट, हाँ चलो इसको जाने दो। अच्छा बॉक्स अपने से ही बना लेते हैं। देखो मान लो इसको हम बॉक्स बना दिए एक। अब इस बॉक्स को मान लेते हैं ये एक झिल्ली है, झिल्ली मतलब परत है। इस तरफ हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी है, और हमको इसके अंदर डालना है इसे, और उस पार भेजना है। तो क्या इसके आर पार चला जाएगा? ये अर्धपारगम झिल्ली का यही विशेषता होता है। देखो अगर हम यहाँ पे लिए हैं, मान लो शरबत लिए हैं, ठीक है, शरबत के अंदर क्या क्या घुला रहेगा? एक तो रहेगा चीनी, और ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा? पानी। चीनी को हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। पानी को क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। जो विलायक के कण होते हैं ना, या फिर उसके अणु जो होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन चीनी के अणु बड़े बड़े होते हैं। इस अर्धपारगम में झिल्ली के आर पार सिर्फ पानी के अणु चले जाते हैं। यानी अगर हम यहाँ से पानी डाल रहे हैं तो यहाँ से पानी आर पार हो जाएगा, लेकिन जो चीनी है वो आर पार नहीं जा पाएगा, ठीक है। क्या पता चला? पानी आर पार चला जाएगा, लेकिन चीनी के कण आर पार नहीं जा पाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी के अणु बड़े होते हैं और पानी यानी विलायक के अणु बहुत छोटे होते हैं। और यही विशेषता होता है अर्धपारगम में झिल्ली का। देखो जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, उसके बाहर की जो कोशिका कला होती है उसमें भी अर्धपारगम में झिल्ली होती है, जो कोशिका कला है बाहर की। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो आपको ये पता होगा अर्धपारगम में झिल्ली के बारे में, ठीक है। चलो एक बार अभी परिभाषा पढ़ लेते हैं इसका उत्तर। अर्धपारगम में झिल्ली एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सतह है। तो इसको प्राकृतिक भी है ये और कृत्रिम भी है। प्राकृतिक जैसे अभी मैंने बताया, कोशिका के बाहर वाली कला को भी अर्धपारगम झिल्ली हम लोग कह सकते हैं। उसका नाम वैसे कोशिका कला है, ठीक है। तो वो प्राकृतिक हो गया। और कृत्रिम भी मानव द्वारा भी बनाया जाता है, जिसमें अति सूक्ष्म दर्शीय छिद्र का जाल होता है, यानी बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छिद्रों से जल जैसे विलायक के छोटे अणु तो पार जा सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणु नहीं। क्या बताया था मैंने? देखो यहाँ पर पानी के अणु यानी विलायक के अणु आर पार चले जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विलेय के अणु है वो बड़े होने के कारण आर पार नहीं जा पाते हैं। तो यही यहाँ पे इसका कारण है आर पार नहीं जाने का। अब उदाहरण देख लो, उदाहरण याद करना जरूरी है।
चर्म पत्र, इसको इंग्लिश में पार्चमेंट पेपर कहा जाता है। ये जो चर्म पत्र है इसका इस्तेमाल आप लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में करोगे, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये। और दूसरा अंडे की झिल्ली, देखो अंडे का जो कवच होता है ना उसके नीचे, उसके पूरे किनारे में लगा होता है एक झिल्ली पतला सा, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये दोनों प्राकृतिक है, नहीं ये वाला सिर्फ अंडे की झिल्ली वाला प्राकृतिक है, ठीक है। और जो कॉपर फेरोसाइनाइड लिखा है ये मानव द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है, ये कृत्रिम झिल्ली है ये कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका नाम याद रखना, ठीक है। ये बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अर्धपारगम्य झिल्ली कृत्रिम झिल्ली है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड कृत्रिम है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब देखिए अगला तीसरा नंबर है क्वेश्चन, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ये वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि निम्न के ऊपर टिप्पणी लिखिए, या फिर निम्नलिखित के ऊपर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछ सकता है। देखो पहला नंबर है इसमें मोल अंश, मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं, और ये 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मोललता, और तीसरा है मोलरता, चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत। 4 क्वेश्चन है टिप्पणी वाले में, 4 क्वेश्चन, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशत। अभी इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। ये जो मोललता और मोलरता है इसे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं, देखो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले वाले क्वेश्चन में मोललता ये वाला है, और उसके बाद मोललता ये वाला है, ये दोनों बता चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखते हैं, मोल अंश के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला वाला बताते हैं मोल अंश, देखो आगे चलते हैं। मोल अंश पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, चलिए। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और दर्शाते हैं कैपिटल एक्स से, कहीं कहीं पर स्मॉल एक्स भी लिखा रहता है, लेकिन कैपिटल एक्स से ही दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिखा है, नहीं समझ में आया अभी? देखो आगे देखना, बताते हैं आपको। एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें बताते हैं मोल प्रभाज कह रहा है हमसे। देखो पहला चीज तो मोलों का संख्या, अभी मैंने आपको बताया कि मोल क्या होता है, 6.022 10 के घाते 23 संख्या है ये पूरा, उसी को हम लोग मोल कहेंगे, इसको एक मोल कहा जाएगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या, और जो मोल प्रभाज निकाला जाता है वो विलयन के अलग अलग घटक का निकाला जाता है। घटक का मतलब विलयन जिससे मिलके बना हुआ है। तो विलयन किससे किससे मिलके बना है, देखो किससे मिलके बना है विलयन, एक तो उसके अंदर हो जाएगा विलेय और दूसरा क्या हो जाएगा विलायक, ठीक है। इन दोनों से मिलके बना हुआ है। अब मान लो अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, क्योंकि मोल प्रभाज अलग अलग घटक का निकाला जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो हम लोग इसके जो मोलों का संख्या है ना उसको लिखेंगे ऊपर की तरफ, और जो कुल मोलों का संख्या है उसको लिखेंगे नीचे की तरफ, समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर विलायक के मोल प्रभाज में विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे, विलायक का मोलों की संख्या ऊपर की तरफ लिखेंगे और विलयन के मोलों की संख्या नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बात बताते हैं, रुको देखो, मोलों का संख्या निकालने का फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, कॉपी में कहीं लिख लेना। मोलों का संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या, इसको याद रखना है जरूर से। जिसका भी निकालना है उसका भार क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो भार को ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे लिखना है अणु भार। अणु भार आप लोग पढ़े होंगे, अणु भार निकालना। जैसे मान लो मुझे निकालना है HCl का अणु भार निकालना है, ठीक है। HCl एक अणु है क्योंकि 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो हम लोग हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखेंगे और क्लोरीन का परमाणु भार लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है, 36.5 आ जाएगा। तो ये जो 36.5 है ये HCl का क्या है, अणु भार है, ठीक है। इसी तरह निकाला जाएगा मोलों का संख्या। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो एकदम अच्छे से, ठीक है, बहुत काम देगा अभी आगे।
जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा ये। तो मोलों की संख्या का निकालने का फॉर्मूला भार बटे अणु भार। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे जान लो, विलेय को अगर हमको दर्शाना है तो अभी मैंने बता दिया आपको बी से दर्शाएंगे, और विलायक को दर्शाना है तो ए से दर्शाएंगे, विलयन को दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे। और अगर हमको मोल प्रभाज बताना है तो हम इसके आगे लगा देंगे यक्स, क्योंकि मोल प्रभाज को यक्स से दर्शाते हैं। ऐसे ही विलायक का मोल प्रभाज बताना है तो इसके आगे लगा देंगे यक्स। यक्स ए का मतलब विलायक का मोल प्रभाज, यक्स बी का मतलब विलेय का मोल प्रभाज। और फॉर्मूला इसका हो जाएगा, देखो विलेय के मोलों का संख्या मतलब विलायक के मोलों का संख्या यानी यन ए। ठीक है, रुको एक मिनट, यन ए बटे में यन टी, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों का संख्या बटे में कुल मोलों का संख्या, कुल मतलब विलयन के मोलों का संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। परिभाषा से ही फॉर्मूला निकला है। अगर इसका निकालना है तो यन बी बटे में यन टी। यन बी क्या है, यन मतलब हमारा मोलों का संख्या है, बी मतलब विलेय के मोलों का संख्या है, और ये वाला यन का मतलब भी क्या है, विलायक के मोलों का संख्या, विलेय के मोलों का संख्या है, और टी मतलब टोटल विलयन, सॉरी यहाँ पे विलयन होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ बता दी है, यन टी मोलों का संख्या और टी मतलब विलयन के मोलों का संख्या। ठीक है, अब चलो इसके बाद आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। कहाँ पर थे, इसमें। अभी मैंने आपको बता दिया विलयन किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहा जाता है। जैसे देखो, अब नीचे भी एक नोट पॉइंट की तरह लिखा हुआ है, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है, याद रखना। इसको यक्स से दर्शाते हैं, अभी मैंने बता दिया। और यह मात्रकहीन है, क्योंकि अनुपात है ना, अनुपात मात्रकहीन होता है। फॉर्मूला यक्स ए का मतलब विलायक के मोल प्रभाज, यन ए मतलब विलायक का मोलों का संख्या बटे में यन टी मतलब कुल मोलों का संख्या, या फिर यक्स बी मतलब विलेय के मोल प्रभाज, और यन बी मतलब विलेय का मोलों का संख्या, और यन टी मतलब कुल मोलों का संख्या। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ से याद रखना, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1 होता है। इसका अर्थ क्या है, देखो इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है। एक का मतलब आप मान लो 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, 100 ग्राम कुल आपके पास विलयन है। अब मान लो यक्स ए आपके पास है 40 ग्राम, 40 ग्राम, और यक्स बी पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 40 में से आप 100 को घटा दोगे तो इसका मान आ जाएगा ना 60 ग्राम। जो विलायक का मोल प्रभाज है और विलेय का मोल प्रभाज है, इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा 1 आना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में कर रहे हो, अगर 1 नहीं आ रहा है या फिर 1 से कम आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलो तो अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब है द्रव्यमान प्रतिशत, अगला वाला क्वेश्चन हमारा, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज भी इसको कहते हैं या फिर भार प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को भार प्रतिशत भी कहते हैं और इंग्लिश में मास परसेंटेज कहते हैं। देखो 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा, बहुत आसान है, एकदम छोटा सा है। मान लो तुम्हारे पास 100 ग्राम विलयन है। अब इस 100 ग्राम विलयन में, बीच में लिखना था ग्राम, 100 ग्राम विलयन में तुम्हारे कितने विलेय हैं, कितने ग्राम में। मान लो हम 100 ग्राम शरबत बनाए हैं, ठीक है, उसमें हमने 40 ग्राम डाल दिया चीनी, तो इसी के परसेंटेज को कहा जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत। ठीक है, अब मान लो अब मुझे निकालना है ऐसे, या फिर यहाँ 50 लिख देते हैं। 100 ग्राम मेरे पास है, 50 ग्राम मैंने चीनी डाल दिया, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, यानी चीनी कितने परसेंट है, 50% है। मैथ में निकाल सकते हो आप लोग, मैथ की तरह 50% है, मतलब 100 में से 50 वाला ये है, तो ये 50% ही हुआ ना। देखो अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान। देखो विलेय का द्रव्यमान यानी 50 ग्राम और विलयन का कुल द्रव्यमान 100, गुणे 100 करना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है। यही इसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान प्रतिशत का। और इसको अगर आप निकाल लोगे तो लास्ट में मात्रक के रूप में इस तरह लिख सकते हो, मास परसेंटेज। बहुत आसान सा है। क्या बताया गया है, 100 ग्राम विलयन है तुम्हारे पास, उसमें कितने ग्राम विलेय घोले हो, मतलब 100 ग्राम शरबत है, उसमें कितने ग्राम चीनी घोले हो, उसी के परसेंटेज को कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का।
देखो लास्ट क्वेश्चन था, पहला वाला बता दिए मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, ये दोनों आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे, और उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हमको इतना ही पढ़ाई करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, आपके एग्जाम बहुत ही पास है और हम आपके टोटल 100 में 100 का तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।